योगी आदित्यनाथ हैं और बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें अयोध्या से, जहां पर धर्म ध्वजा की तैयारियों का भी जायजा लिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और 25 नवंबर को ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम है और राम मंदिर परिसर में ही सीएम ने बैठक की है। तो बड़ी जानकारी अयोध्या से, जहां पर पीएम की प्रस्तावित अयोध्या यात्रा से पहले बैठक जारी है, तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं, जहां पर राम कथा पार्क में ही बने हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है और इस मौके पर ही प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया है। यहां से निकलने के बाद सीएम सीधे हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए पहुंचे और जिसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए और इसके बाद राम मंदिर परिसर में ही बने यात्री सुविधा केंद्र में अधिकारियों संग उन्होंने बैठक भी की है। बता दें आपको अयोध्या से बड़ी जानकारी, जहां पर 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हेलीपैड पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत हुआ है। हनुमानगढ़ी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तस्वीरों में देखिए रामलला के दर्शन किए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने और इसके साथ ही तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक भी की है। तो सीएम ने रामलला के दर्शन भी कर लिए हैं, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करी है उन्होंने, हेलीपैड पर भी उनका स्वागत हुआ है और इसके साथ ही सीएम की समीक्षा बैठक हुई है, जहां पर तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। तो 25 नवंबर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि हेलीपैड पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की है उन्होंने। इतना ही नहीं, रामलला के भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दर्शन जो है वो कर लिए हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पूजा अर्चना सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है और आपको बताते चले कि तैयारियों को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है, समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के लेकर चर्चा की गई है। तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और वहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ और इसके साथ ही तैयारियों को लेकर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं। उन्होंने रामलला के भी दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है और इसके साथ ही उन्होंने बैठक भी की है, जहां पर चर्चा भी की गई है तैयारियों को लेकर। तो सीएम ने रामलला के दर्शन कर लिए। आपको बताते चले कि 25 नवंबर की तैयारियों का भी जो तैयारियां हैं उसको लेकर काफी ज्यादा अलर्ट नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा जो है काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। 25 नवंबर की तैयारियों को लेकर उन्होंने जायजा लिया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में राम मंदिर पर ही ध्वजारोहण का ही पूर्वाभ्यास भी संपन्न हुआ है और यह अभ्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों के तहत किया गया है। मंदिर निर्माण समिति ने बताया है कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा और कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और यह ध्वजारोहण समारोह राम मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक माना जा रहा है और पूरे देश और दुनिया के लिए इसका विशेष महत्व है। तो राम मंदिर पर ध्वजारोहण का पूर्ण अभ्यास जो है वो किया जा रहा है। राम मंदिर पर ध्वजारोहण का पूर्ण अभ्यास किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 25 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। तैयारियों की समीक्षा भी सीएम योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि 25 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर ध्वजारोहण समारोह है, जिसमें कई दिग्गज भी शामिल होने जा रहे हैं।
सीएम योगी ने गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के नवीन उच्चीकृत G+6 भवन का ही लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि अत्याधुनिक लैब के ही उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में ही अपराधियों के बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने बताया है कि फोरेंसिक जांच और अब अपराध की कड़ी को ही मिनटों में ही उजागर कर देगी और हर गंभीर मामले में वैज्ञानिक साक्ष्य निर्णायक भूमिका निभाएंगे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने 6 मंजिला भवन का भी निरीक्षण किया और डिजिटल फोरेंसिक, साइबर फोरेंसिक और इसके साथ ही वॉइस एनालिसिस, बैलिस्टिक जांच और विस्फोटक विशेषण, दस्तावेज और रासायनिक जांच जैसी सभी यूनिटों की कार्यप्रणाली का भी जायजा लिया है। 23 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारत सरकार ने देश में 3 नए कानून लागू किए, जिनकी अवधारणा प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को समय से न्याय देने की रही है। यानी जो ब्रिटिश कालखंड की अवधारणा थी दंड पर आधारित, इससे अलग हट करके हर व्यक्ति को न्याय मिले और समय पे न्याय मिले, इस दिशा से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, ये 3 नए कानून को गत वर्ष जुलाई में लागू किया गया। लागू होने के बाद यह अनिवार्य हो गया है कि उन सभी अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जाएं जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा है, और इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही तैयारी की थी। उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से मांग होती थी एक कार्य के लिए, और होती थी कि कमिश्नरेट सिस्टम प्रदेश के अंदर लागू हो। यानी दशकों से मांग थी, 50 साल पुरानी ये मांग थी। 1970 में पहली बार ये मांग उठी थी, नहीं लागू हो पाई, और हम लोगों ने 2020 में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अब तक 7 जिले ऐसे हैं जहां पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हम लागू कर चुके हैं। ये पुलिस की मॉडर्नाइजेशन का उसका एक पार्ट है। सेफ सिटी के लिए 2016 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके बारे में देश के सभी राज्यों को आदेशित किया था, लेकिन इस पे अनिर्णय का शिकार बना हुआ था पूरी मशीनरी। हम लोगों ने आकर के आज प्रदेश के अंदर 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को सेफ सिटी के रूप में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जोड़ते हुए आज 13 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगा करके उस पूरी की व्यवस्था को एकदम सुरक्षित बना दिया है। आज आप देखते होंगे, पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। पिछले 8 वर्ष में 2,19,000 केवल भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में हुई है। 2,19,000, अनुमान करिए 2,19,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी हाल ही में 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई। आप अनुमान करिए ये 2,19,000, कई राज्यों के पास इतनी फोर्स नहीं, और इतना हम लोगों ने 8 वर्ष में भर्ती करके उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी की संभावना प्रदेश के अंदर विकसित की। मुझे याद है 2017 में जब हम लोगों को पहली बार प्रदेश में हम लोगों को जब पुलिस की भर्ती करनी थी तो ट्रेनिंग कहां हो, क्योंकि भर्ती एक औपचारिकता नहीं है, इसमें ट्रेनिंग भी आवश्यक है। कहां पे ट्रेनिंग हो, ये एक चैलेंज था।
हमारे पास उस समय कुल क्षमता थी 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग की। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उस समय हमें जब 30,000 की पहली भर्ती हम लोगों ने निकाली थी, तो ट्रेनिंग के लिए 2017 में हमें मिलिट्री के, पैरामिलिट्री के ट्रेनिंग सेंटर भी किराए पे लेने पड़े थे और अन्य राज्यों के भी ट्रेनिंग सेंटर किराए पे लेने पड़े थे। लेकिन इस समय हम लोग 60,244 पुलिस कार्मिकों की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये 60,244 पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता प्रदेश के अंदर विकसित किए गए ट्रेनिंग सेंटर में ये सभी पुलिस कार्मिक आज के दिन पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्रदेश के अंदर पिछली सरकारों ने पीएसी बल को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी। हम लोगों ने उसको फिर से गठित किया। जो 34 कंपनियां समाप्त हो गई थी, उसका पुनर्गठन कर दिया। प्रदेश में एसएसएफ को हम लेके आए, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन, एसडीआरएफ का गठन, महिला पीएसी वाहिनी का गठन, 3 नई महिला पीएसी वाहिनी का गठन किया गया है, जिसमें देश की स्वाधीनता के आंदोलन से जुड़ी हुई उन वीरांगनाओं के नाम पर ये सभी सेंटर हम लोगों ने रखे हैं। गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर, बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर ये 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर कर चुके हैं। 5 नई पीएसी बटालियन बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली और बिजनौर के लिए भी स्वीकृति देकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर जिन 10 जनपदों में पुलिस लाइन नहीं थी, वहां पर पुलिस लाइन का गठन करके वहां पर बुनियादी सुविधाएं, पुलिस की ट्रेनिंग के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाएं वहां पर लोगों को प्राप्त हो, इसके लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इन सभी जनपदों में किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में जो पहले असुरक्षा के कारण महिला श्रम बल की भागीदारी, जो वोमेन वर्कफोर्स थी प्रदेश के अंदर, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की उनकी स्थिति थी, वह 17 के पहले 13% से नीचे था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 35% से अधिक महिलाएं आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वातावरण होने के कारण कामकाजी बन चुकी हैं। काम करने के लिए, कार्य करने के लिए वे घर से बाहर जाती हैं और उनको कहीं कोई समस्या नहीं है। बिहार में एनडीए सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और बीजेपी ने नियुक्त किया है मुख्य पर्यवेक्षक। केशव मौर्य को नियुक्त किया गया है पर्यवेक्षक और अर्जुन राम मेघवाल बने हैं सह पर्यवेक्षक। तो साध्वी निरंजन ज्योति को भी दी गई है जिम्मेदारी। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार में एनडीए सरकार गठन को लेकर बीजेपी ने अब अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए ही केशव प्रसाद मौर्य को मुख्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और साथ ही अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये तीनों पर्यवेक्षक सरकार गठन की सभी प्रक्रियाओं और इसके साथ ही दलों के बीच संपर्क जिम्मेदारी संभालेंगे और बीजेपी के अनुसार ये आपको बता दें कि नियुक्तियां जो है रणनीतिक रूप से की गई है ताकि सरकार गठन की प्रक्रिया निर्बाध और सुचारू रूप से पूरी हो सके। पार्टी का ध्यान सरकार गठन को लेकर है। तो केशव मौर्य को नियुक्त किया गया है पर्यवेक्षक और इसके साथ ही आपको बताते चले कि अर्जुन राम मेघवाल सह पर्यवेक्षक बने हैं। अर्जुन राम मेघवाल को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है और इसके साथ ही बीजेपी ने नियुक्त किया है मुख्य पर्यवेक्षक।
उन्नाव में राज्य की शिक्षा प्रणाली में हुए बदलाव और युवा प्रतिभाओं की मेहनत के चलते उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब देश में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि प्रदेश के युवाओं की महत्वाकांक्षा, प्रयास और सपनों का परिणाम है। उन्होंने आगे बताया है कि हाल ही के वर्षों में ही उच्च शिक्षा में दर्ज की गई इस प्रगति से ही ये स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ शिक्षा के स्तर में सुधार ही नहीं कर रहा, बल्कि युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा भी करने के लिए तैयार कर रहा है। नारी को केवल प्रेरणा का विषय न माने, बल्कि राष्ट्र निर्माण को सहभागी के रूप में स्वीकारें। जब हम शिक्षा, तकनीक, उद्यमिता और नवाचार के हर क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर देंगे, तभी यह सदी वास्तव में भारत की सदी बन सकती है। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वे ऊंचाइयां स्पर्श की है जो कभी केवल लक्ष्य थी, आज वास्तविकता बन चुकी। उच्च शिक्षा में एनरोलमेंट के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं, परिश्रम और सपनों का उज्जवल प्रमाण है। उत्तर प्रदेश आज स्टार्टअप क्रांति का भी अग्रणी ध्वज रहा। 17,000 से अधिक स्टार्टअप की संख्या बताती है कि हमारे युवाओं में सिर्फ सपने देखने का साहस नहीं, बल्कि उन्हें साकार करने का सामर्थ्य भी है। स्टार्टअप तो सिक्किम में तीसरे स्थान पर होना और 49 से अधिक जिलों में स्टार्टअप का सक्रिय होना यह सिद्ध करता है कि नवाचार अब राजधानी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि गांव और कस्बों तक विकेंद्रित हो चुका। हमारा गर्व और भी बढ़ जाता है कि जब हम देखते हैं कि प्रदेश में महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप की संख्या 7,236 है, जो कुल स्टार्टअप का 42% है। यह केवल आंकड़ा नहीं, यह नारी शक्ति की उड़ान है। यह उन बेटियों के संकल्प की गूंज है जो सीमाओं को तोड़कर नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। इन उपलब्धियों के प्रकाश में यह गौरव का विषय है कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन गया है। अब समय है कि हम इस प्रगति को ज्ञान, नवाचार, उद्यमिता और नारी शक्ति के सम्मिलित बल से इसे और आगे बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश के युवा, हमारी बेटियां, हमारे उद्यमी, यही हमारे भविष्य में निर्माता। हाल ही में देश की राजधानी में घटित बम हादसा हमें गंभीरता से सोचने पर विवश करता है। भारत सरकार द्वारा जीवनदायिनी नदियों को जीवित बनाए रखने के लिए नदी पुनर्चक्रण योजना के तहत ही सिद्धार्थनगर के ही बासी में ही राप्ती तट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मत्स्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार संजय निषाद और सांसद जगदम्बिका पाल के मछुआ समाज के लोगों ने ही साथ में ही जिले की सबसे बड़ी नदी राप्ती में ही हजारों की संख्या में मछली के बच्चे छोड़े। और इस दौरान ही कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने जानकारी देते हुए कहा कि अपेक्षा के चलते ही नदियों का ही जो पानी है वो दूषित हो चुका है और इसके साथ ही जीवनदायिनी नदियों का ही अस्तित्व खतरे में पड़ गया था, लेकिन हमारी सरकार ने ही अभियान चलाकर इसका पुनर्चक्रण किया है और इसके साथ ही जिससे जहां पर मछुआ समाज को फिर से रोजगार उपलब्ध हुआ है, वहीं नदियां भी हरी भरी हो रही हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है देश में जिस क्षेत्र के लोगों को विकास नहीं किया। आज इस नदियों के किनारे रहने वाले मछुआरों के हितों के उनके विकास को धारा में लाने के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए, जब नदी हरे भरे थे, माननीय प्रधानमंत्री की सोच कि जब तक
नदी हरी भरी थी, ताल तलैया सब भरा था, तो देश सोने की चिड़िया थी। फिर इसको ब्लू टूरिज्म के माध्यम से फिर हम जल आधारित जितने भी रिसोर्सेज हैं उसे आगे बढ़ाया जाए। उस क्रम में नदियों के किनारे रहने वाले मछुआरों के आय में वृद्धि हो, उनके रोजगार के साधन बढ़े, प्रोटीन भोजन मिले, उसके लिए रिवर रिंचिंग का हो रहा। और नदियों का जो जल जीव का जो इम्बैलेंस हो गया था, उसे भी हम लोग मारते ही रहे, कभी पढ़ता नहीं था। और पहले कभी पढ़ता भी था तो कागज में पढ़ता था, तो मैंने उसे सब सही कर दिया और अब निगम से बच्चे आ रहे हैं, स्वस्थ बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं। पहले 70% मर जाते थे। सरदार वल्लभ भाई की 150वीं जयंती पर पदयात्रा है और आपको बता दें कि पदयात्रा में मंत्री सतीश चंद्र शर्मा भी शामिल हो गए हैं और इसके साथ ही मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने ही एकता का भी संदेश दे दिया है। आपको बता दें कि गौरीगंज ही कस्बे में निकाली गई है भव्य पदयात्रा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर यहां भव्य पदयात्रा निकाली गई है। पदयात्रा में मंत्री सतीश चंद्र शर्मा भी शामिल हुए हैं और इसके साथ ही इस पदयात्रा के ही माध्यम से उन्होंने एकता और अखंडता का संदेश लोगों तक पहुंचाया है। आपको बता दें कि गौरीगंज कस्बे में श्रद्धालुओं और नागरिकों की बड़ी संख्या ने पदयात्रा में भाग लिया और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तो सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पदयात्रा है और इसके साथ ही आपको बता दें पदयात्रा में एकता का संदेश भी दिया गया है। खबर आजमगढ़ से है, जहां शासन के निर्देश पर लगातार अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ही आजमगढ़ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर अबू तालिब की करीब 31.29 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्की है और ये कार्रवाई जिले के डीएम रविंद्र कुमार के आदेश पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में डुगडुगी पिटवाकर कुर्की गई है। बेलागंज के अंतर्गत अप्रैल 2025 में गैंगस्टर का एक मुकदमा 4 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसमें अबू तालिब समेत 4 लोग उसमें अपराधी थे। इनकी गिरफ्तारी उस मुकदमे में विवेचना के दौरान की गई थी। इनकी लगातार अवैध रूप से संपत्ति के बारे में जानकारी की जा रही थी। एक संपत्ति के बारे में जानकारी मिली थी जिसमें 56 वर्ग मीटर संपत्ति इन्होंने अबू तालिब ने अपनी माता के नाम से खरीदी थी। इसका राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित करके मूल्यांकन किया गया, जो लगभग 31,29,000 के लगभग इसका मूल्यांकन आया, जिसमें डीएम महोदय के यहाँ से कुर्की का आदेश प्राप्त करके आज राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा इसको मौके पर 14 के अंतर्गत कुर्क किया गया है। आगे भी इनकी संपत्ति की जानकारी की जा रही है। अन्य अभियुक्तों के संबंध में भी संपत्ति की जानकारी की जा रही है। जो भी संपत्ति की जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जनपद आजमगढ़ की साइबर क्राइम में थाना पुलिस ने ऑनलाइन लूडो गेमिंग और बैटिंग के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी टेलीग्राम पर फर्जी ग्रुप बनाकर लोगों को पैसा कमाने का लालच देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करता था और ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसके पास से ही बड़ी मात्रा में डिजिटल सामग्री और बैंकिंग दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही उसके कब्जे से 7 मोबाइल, 16 बैंक पासबुक और 16 बताया गया है कि बैंक पासबुक के साथ साथ 15 चेकबुक और 44 एटीएम कार्ड और 2 मुहर डायरी और 2 बारकोड मशीन और 850 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। हमारी साइबर थाने की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक सूरज प्रजापति जो निजामाबाद का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार किया गया है। इससे जब पूछताछ की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके द्वारा टेलीग्राम के माध्यम से लूडो, बैटिंग, गेमिंग से संबंधित कई सारे टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर लोगों को पैसे का लालच देकर उनसे गेमिंग खिलाया जाता था और उसका पैसा हड़प कर लिया जाता था। इसके पास से 7 अदद मोबाइल फोन, 16 अदद पासबुक, 15 चेकबुक, 44 एटीएम कार्ड, 2 मोहर, एक डायरी एवं कुछ अन्य वस्तुएं बरामद की गई हैं। इसके द्वारा कई लोगों से पैसा हड़प किया गया है गेमिंग खिलाने के नाम पर।
एनसीआरपी पोर्टल पर कुल 13 शिकायतें इसके विरुद्ध ऑलरेडी दर्ज हैं और भी अन्य शिकायतें होने की संभावना है जिनकी जनपद आजमगढ़ में आपातकालीन सेवा डायल 112 को और अधिक तेज, दृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस विभाग को 22 नए 4 पहिया पीआरवी वाहन मिले हैं और पुलिस लाइन परिसर में आयोजित एक सादे समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने ही विधि विधान से पूजा अर्चना कर नारियल फोड़ा और वाहनों पर तिलक लगाया और हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि डायल 112 आमजन की सुरक्षा और इसके साथ ही सहायता और त्वरित पुलिस प्रक्रिया का भी सबसे मजबूत माध्यम है। कोई भी नागरिक आपात स्थिति में 112 डायल करके पुलिस, फायर ब्रिगेड या फिर एम्बुलेंस की तुरंत मदद ले सकता है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए